देखिए टॉपिक क्या होगा, टॉपिक में टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? पहला सेकंड क्या होगा बाबू? एडिशन, थर्ड में बोलो। एलिमिनेशन, और फोर्थ में क्या है? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन 4 हो गया, 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट तो 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो 1 नंबर में क्या करो, उतार लिया इसको, उतार लिया। तो अब देखो यहाँ ये सबको हटा दिया जाए। तो इसके बाद ये इसके बारे में पढ़िए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी नाम से क्या मालूम चल रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है। एक हटेगा एक आ जाएगा। हाँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पढ़ते हैं हम लोग, एक्चुअली क्या हो रहा है, 2 तरह का हम लोग पढ़े। एक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरह का, इलेक्ट्रोफिलिक और ये दूसरा न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफिलिक जो देखेंगे जनरली एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में जनरली देखने के लिए मिलेगा, डिटेल में हम दिखाएंगे। और ये न्यूक्लियोफिलिक के बारे में हम लोग अभी स्टडी करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है। तो ये जो ये क्लास जो चल रहा है आपका क्या है, पूरा मतलब हम लोग शॉर्ट में स्टडी कर रहे हैं, अभी पूरा डिटेल नहीं जाना है। तो चलिए इसमें अपना जगह में जाओ। इसको हटा दिया जाए। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एएसएन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिए, एएसएन रिएक्शन। एएसएन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक है, एएसएन रिएक्शन कहा गया। एएसएन रिएक्शन 3 पाथवे को फॉलो करता है। इसमें 3 पाथवे होता है। एक का नाम देते हैं ASN1, दूसरा ASN2 और थर्ड में आएगा ASNI। तो ASN1, ASN2 और ASNI। अब आपको हम बता रहे हैं कि ASN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो तो आप लोग को मालूम है। तो अब ये ASN1 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ASN1 क्या है, ASN1 का पूरा नाम क्या है, वो हम लोग देखेंगे। तो ASN1 के लिए क्या करना है, इसमें फर्स्ट स्टेप पहले देखो यहाँ, तब उतार लेना। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप, मान लो एक एग्जाम्पल लिया तुम, CH3 और CH3 और यहाँ पर ये कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। कोई न्यूक्लियोफाइल आप लिया है, आपने लिया न्यूक्लियोफाइल NU-। न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है।
तब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये लिविंग ग्रुप पहले हटता है, हटने के बाद ये क्या बनाया, CH3 और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी पहले लिविंग ग्रुप क्या होता है, हट जाता है, पहले लिविंग ग्रुप हट जाता है। तो लिविंग ग्रुप हट गया और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इंटरमीडिएट क्या बना लेता है, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ और फिर लिविंग ग्रुप को हम लोग ऐसे दिखा दिया L-, लिविंग ग्रुप ये निकल गया। तो लिविंग ग्रुप आपका निकल रहा है, तो Na- के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में आप देखिए Na- जो है किसी तरह का रोल यहाँ पर प्ले नहीं कर रहा है। बताइए Na- का कोई यूज हुआ है इस स्टेप में, अभी तक तो नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप अभी बताते हैं, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है। सेकंड स्टेप में CH3 और CH3 और यहाँ पर प्लस है। देखिए ये कार्बोकटायन 3 डिग्री कार्बोकटायन है, 3 डिग्री कार्बोकटायन मोर स्टेबल होता है। यदि ये लेस स्टेबल होता तो स्टेबिलिटी को रिगेन करने के लिए ये रीअरेंजमेंट करता। यदि जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बोकटायन बनता है और कार्बोकटायन का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो वो रीअरेंजमेंट करेगा और रीअरेंजमेंट कर करके मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा। लेकिन इस स्टेप में जो एग्जांपल लिया गया है उसमें ऑलरेडी मोर स्टेबल कार्बोकटायन है, तो यहाँ हमने रीअरेंजमेंट नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में अब क्या होगा, CH3 प्लस है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा Na-, ये जाकर के अटैक करेगा, करने के बाद CH3 और ये Nu ये यहाँ जाके जुट गया। बोलिए बाबू, समझ में आया? अब देखो फिर से हम बता रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए तब फिर उतारिएगा। यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिन रिएक्शन। एसिन का मीनिंग क्या है आप लोग जानते हैं। ये 3 पाथवे को फॉलो किया है, SN1, SN2 और SNI। SN1 क्यों कहा गया, SN1 का पूरा नाम क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर, ये टर्म आया फर्स्ट ऑर्डर का। अब देखिए यहाँ से कहाँ समझ में आया अभी तक कि ये फर्स्ट ऑर्डर हो रहा है। अब ये आपको समझाते हैं। ये SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। 2 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड का डिसोसिएशन हो रहा है और सेकेंड स्टेप में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक विदाउट एनी एक्सेप्शन। बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होता है तो एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन बॉन्ड का डिसोसिएशन जब होगा तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है और जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो स्लो प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस कैसा होगा, स्लो होगा। और जो स्लो प्रोसेस होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। और जो फास्ट होगा वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होता है। तो ये फास्ट रिएक्शन हुआ और ये स्लो रिएक्शन होगा। तो 2 स्टेप में फर्स्ट स्टेप स्लो है, ये मालूम आपको चल गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि ये रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, सिर्फ कंसंट्रेशन किसका लेना है, इसका लेना है, सिर्फ कंसंट्रेशन इसका लेना है, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है क्या, यहां पर कोई रोल नहीं है न्यूक्लियोफाइल का, सिर्फ यहां पर बॉन्ड का डिसोसिएशन हो रहा है। तो रेट उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड किया। रेट इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो K होगा, जिसको रेट कांस्टेंट कहते हैं, और CH3 और ये L है। अब बताइए इसमें कोफिशिएंट कितना है, 1 कोफिशिएंट है। इसके साइड में देखिए 1 कोफिशिएंट होगा, और जब 1 कोफिशिएंट होगा तो इस पर पावर क्या दे दीजिएगा, 1।
और कंसंट्रेशन पर जो पावर होता है उसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, ऑर्डर लिख देते हैं। ऑर्डर इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ या ना बोलो, तो लिख लो इसको। AN1 का पूरा नाम है, इसको जल्दी से उतारो। सर सब्स्टिट्यूशन सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक ही होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा? होगा ना सर, अभी एरोमेटिक में लिखे थे ना कि एरोमेटिक में होगा। हम सब दिखा देंगे आज, अभी का क्लास में, आज के क्लास में सब दिखा देंगे कैसे क्या होता है। फिर एग्जाम्पल भी दिखाएंगे कि किस में हम लोग यूज करेंगे, कहाँ पर लगेगा। देखो S और 1 तो ऊपर लिखा जाता है ना, और N नीचे। हाँ, वो लिखने का तरीका। वो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कर रही है, हाँ हाँ हाँ, हाँ लिख सकते हैं। लिखने का तरीका से क्या कुछ मैकेनिज्म? हाँ AN1 मतलब गलत नहीं है वो? नहीं नहीं नहीं, समझाने के लिए लिख दिया। चलिए क्लियर सबको, AN1 समझ गए। अब ये रेट ऑफ AN1 रिएक्शन किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। जब क्वेश्चन आता है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ AN1 रिएक्शन, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ AN2 रिएक्शन। आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है अल्काइल हैलाइड में, 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, AN1 किस में ज़्यादा होगा, AN2 किस में ज़्यादा होगा, ठीक है, और क्यों, ऐसा भी लिखने के लिए आएगा। अब ये कंसेप्ट हम बता रहे हैं क्या है, तो इसके ऊपर में इसको छोटा कर दिया जाए। मिलेगा वीडियो? वीडियो आएगा। अब चलो, अब देखो नेक्स्ट में, नेक्स्ट इसको छोटा कर दें। हाँ सर। इसको यहाँ ले लो। अब ये AN1 रिएक्शन किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बना है, कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा इतना ज़्यादा इसे उतना ही ज़्यादा उस कंपाउंड में AN1 होगा। यानी AN1 के लिए ये कंसेप्ट क्या याद रखेंगे, ये कंसेप्ट होगा कि AN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा मोर स्टेबल होगा ना, वो जल्दी से लिविंग ग्रुप को तोड़ देगा, हटा लेगा और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। यदि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनाया तब उसके अंदर में रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट भी हम दिखाएंगे, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पर हम लोग पढ़ लिया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट में AN2 अब पढ़ते हैं। AN2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, AN2 करके लिखा। अब ये AN2 रिएक्शन में क्या हम लोग पढ़ते हैं, अब देखो AN2, इसका नाम है सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये CH3 CH2 और यहाँ पर ये लगा दिया। ये ओनली 1 स्टेप में होता है, ओनली 1 स्टेप, ओनली 1 स्टेप में होगा। AN2 रिएक्शन ओनली 1 स्टेप में होगा। क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आप ले लीजिए, NU-। अब NU- क्या करता है, देखिएगा ध्यान से, देखिए क्या हो रहा है। NU- ये जा करके अटैक कर रहा है और ये लिविंग ग्रुप को हटा रहा है सीधे साथ साथ साइमल्टेनियसली, समझ गए, साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है। ये जा करके यहाँ अटैक करता है, ये साथ साथ टूटता है। ये भी आप लोग को दिखाया जा सकता है कि कैसे ये साथ साथ हो रहा है, बट इतना टाइम आप लोग के पास अभी नहीं है कि पूरी बात को ओपन करके दिखाया जा सके, समझ में।
ये हम बता रहे हैं कि CH3 CH2 और ये एल है। ये एल का मतलब लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप टूट करके निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा? जब ये जा करके यहाँ पर अटैक करेगा, ये दोनों साथ साथ टूटेगा। एक साइड से बॉन्ड बनाएगा, दूसरे साइड से टूटेगा। समझ गए? अब कहता है कि सर नहीं है, इसको देखना चाहते हैं, दिखा देते हैं तो तुम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ साइड में दिखाते हैं। CH3 CH2 और ये लिविंग ग्रुप, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बोलो हाँ या ना? हाँ है। sp3 है। अब तुम लिखो sp3 का, यहाँ पर ये ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिखाया और नीचे में CH3 दिखाया और एक ऑर्बिटल दिखाया, जिससे क्या लगा हुआ है? लिविंग ग्रुप। बोलो तो वही कंपाउंड है या दूसरा है? सेम कंपाउंड है या डिफरेंट है? सेम है, बिल्कुल दिखाई दिया, सेम ही कंपाउंड है। अब जानते हैं कि एक ऑर्बिटल जो होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो या कोई भी ऑर्बिटल हो, उसमें दो लोब होता है। पी का दो लोब होता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बाइलोबेड होता है। एक लोब छोटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लोब छोटा, एक लोब बड़ा होता है। एक छोटा एक बड़ा होता है। अब यहाँ पर हमने एक ऑर्बिटल दिखाया, मान लो ऑर्बिटल दिखाया, तो क्या होगा? यहाँ से NU माइनस ये जा करके ये अटैक कर रहा है एक साइड से, और एक साइड से ये क्या हो रहा है? टूट रहा है। यानी एक साइड का लोब से वो क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, और दूसरे साइड से क्या हो रहा है? टूट रहा है। समझ रहे हैं? तो कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो जिसमें सेम साइड से टूटता भी है और सेम साइड से जुड़ता भी है। समझे? तो इसमें टर्म हम लोग यूज करते हैं रिटेंशन और इन्वर्सन। तो ये सब जो टर्म है आप लोग को थोड़ा सा अभी रोक के रखा जाए, क्योंकि हम लोग अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे और उतना डीप में जब घुसेंगे तब तो काफ़ी डीप में चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर ये NU माइनस अटैक कैसे किया, यानी साथ साथ हो रहा है, लेकिन एक फैक्टर पर डिपेंड करेगा। SN2 कहा गया कि सर इसको SN2 क्यों कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप भी हट रहा है, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल, जिसको अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। ये सबस्ट्रेट हो गया, ये अटैकिंग रिएजेंट हो गया। अटैकिंग रिएजेंट दो पार्ट में डिसोशिएट होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव पार्ट को इलेक्ट्रोफाइल और नेगेटिव पार्ट को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या किया? अटैक किया। अब बताइए रेट बराबर आप लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? K और ये CH3 CH2 और ये L, इस पर पावर कितना देंगे? 1, और ये NU माइनस, इस पर पावर कितना होगा? 1। तो बताओ बाबू ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर इक्वल टू क्या हो गया? 2। 1 + 1 बराबर क्या हो गया? 2। तो ऑर्डर 2 हो गया, इसलिए इसका नाम है सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब सर सेकंड जो SN2 में ऑर्डर 2 ही रहेगा। ऑर्डर 2 ही रहेगा, हमेशा ऑर्डर 2 रहेगा, तभी उसको SN2 बोलिएगा। ठीक है, चलिए अब ये SN2 रिएक्शन कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं थोड़ा और धीरे बोलना। आपका कान बहुत तेज है, तो हाँ? समझते क्या? बहुत तेज बोल रहा है। नहीं समझ में आ रहा नहीं है, हमको सर पूरा समझ आया। उनको नहीं समझ में आ रहा है। किनको? तुमको? अच्छा, तुमको भी नहीं आया? आया। अब चलो चलो, अब देखो, अब चलिए बातचीत नहीं। अब ये इसको ऊपर करें और छोटा नहीं होगा। नया पेज लेना पड़ेगा। सर कैमरा, हाँ सर न्यू पेज। अब चलो देखो, सब ये ऑर्डर 2 हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करेगा? फैक्टर्स। कौन सा फैक्टर है जिस पर डिपेंड करेगा SN2 रिएक्शन? आपको मालूम है? टेम्परेचर नहीं
अब ये देखिए SN2 रिएक्शन, अब समझना है कि इसमें CH3 H और H और यहाँ लिविंग ग्रुप है, NU जाकर के अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप रहेगा उसको जाने में क्या होगा, असुविधा होगा, यानी एस्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है बोला तुम कि एस्टेरिक हिंड्रेंस एस्टेरिक क्राउडिंग पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा एस्टेरिक हिंड्रेंस होगा, एस्टेरिक क्राउडिंग होगा, वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन एस्टेरिक क्राउडिंग, एस्टेरिक क्राउडिंग पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा एस्टेरिक हिंड्रेंस होगा, एस्टेरिक क्राउडिंग होगा, यानी जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन पर किस टाइप का ग्रुप लगा हुआ है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन है या अल्काइल ग्रुप है। यदि अल्काइल ग्रुप है तो कितना बड़ा है, ये इस कार्बन को कितना वो घेर करके रखा है। तो जितना ज़्यादा वो घेर करके रखेगा उतना कम उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यानी SN2 का जो रिएक्शन डिपेंड करेगा किस पर, एस्टेरिक हिंड्रेंस या एस्टेरिक क्राउडिंग पर। आया समझ में? तो एस्टेरिक क्राउडिंग हुआ तो NU जो है अंदर नहीं घुस रहा है, घुसेगा नहीं। तो यहाँ पर ये इसको जाने में असुविधा हो रहा है, यहाँ पर वो इंटर नहीं कर पाएगा, और जब नहीं इंटर कर पाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम जाएगा। समझ में आ रहा है? अब चलिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ये लिख लिया सब, चलो ये उतार लिया। अब ये पेज बदलते हैं, 16वां पेज। अब चलिए इसके पीछे मैथ्स मैथ, पढ़ना। अब चलो देखो, 14 पेज। अब ये SN1 और SN2 का थोड़ा सा प्रोफाइल डायग्राम बताते हैं। ये प्रोफाइल डायग्राम देखना है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखा गया है, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है SN1 का। पहले SN1 का देखिए। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ। जब 2 स्टेप में हुआ तो देखो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो हम लोग पढ़े SN1 का स्लो था और सेकंड स्टेप फास्ट था, और फर्स्ट स्लो था। इसका क्या मीनिंग है जरा सा देखिए। ऐसा लिखते हैं, वहाँ लिखते हैं रिएक्शन पाथ, यहाँ लिख दिया रिएक्शन पाथ, और यहाँ पर दिखाया पोटेंशियल एनर्जी को, यहाँ दिखाया रिएक्टेंट का एनर्जी का, रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी। अब फर्स्ट स्टेप क्या था, स्लो था, लेकिन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। और ये सेकंड स्टेप क्या था, फास्ट। फर्स्ट स्टेप क्या था, स्लो, और सेकंड स्टेप क्या था, फास्ट। अब जरा गौर करिएगा, ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी उल्टा नहीं है, 18 ना। अभी हम ये भी तो देखना चाह रहे थे कि कौन जान रहा है कौन नहीं जान रहा है, इसका ग्राफ क्या होगा। अब चलो देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो, और सेकंड स्टेप क्या है, फास्ट। आप बताइए कि जो स्लो रिएक्शन होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा या कम होगा? क्या बोल रहे हैं सर? जो स्लो रिएक्शन होगा, जो स्लो रिएक्शन होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। और जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है
तो वो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। ये क्या ग्राफ बता रहा है? फास्ट स्टेप, स्लो या फास्ट? फास्ट। यही तो क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शन में कि देगा आपको चुनना रहेगा कि SN1 कौन है, तो SN2 कौन है, E1 कौन है, E2 कौन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, समझे? तो ये रिएक्शन आपका क्या है? ये गलत हो गया। तो नहीं बनाना भी है, बना करके काटो। तो हाँ, इसको बनाइए, बना करके काटिए, तो याद कैसे रहेगा कि कहाँ पर गलती हो रहा है। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। चलो अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिए। अब यहाँ रिएक्शन पाथ ये लिख दिया और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिख के सब कोई काटेगा कि ताकि ये नज़र आए, इसी तरह का ऑप्शन हो। हाँ, अब जरा सा समझो। अच्छा ये है सर। अभी ग्राफ बनाने के पहले हम लोग को कुछ जानना है। ग्राफ बनाने के पहले अभी ये जानना है कि जो एशन रिएक्शन है एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा। पहले ये डिसाइड करो। पूरा होल रिएक्शन ये 2 स्टेप में हो रहा है SN1, बट होल रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगा या ज़्यादा होगा, यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा। अगर ज़्यादा होगा प्रोडक्ट का तो एंडोथर्मिक होगा। एक्सो। अरे SN1 क्या होगा जो बताना है। एंडो। सर SN1 तो एक्सोथर्मिक है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, जो एनर्जी बॉन्ड बन भी रहा है और बॉन्ड ब्रेक भी कर रहा है, वो प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। दोनों होगा। ब्रिटानिया 50-50। और बताइए, हमने नेट बताया, नेट क्या हो रहा है और क्यों होगा ऐसा? चलो अब समझो आप लोग क्या जान रहे हो क्या नहीं जान रहे हो। अंदाज से सब बता रहा है, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अरे कोई दोनों में से एक तो सही होगा। अगर एनर्जी कम होगा तो एक्सोथर्मिक हुआ ना। इसमें क्या होगा? एनर्जी ज़्यादा होगा कि कम होगा? क्या होगा ये नहीं पता है। सुनिए ध्यान से, देखिए प्रोडक्ट का एनर्जी यदि कम होगा तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक की इंडोथर्मिक? ये सब रटो नहीं, समझा देते हैं। पहला ये कंसेप्ट समझो कि एशन रिएक्शन हुआ तो क्यों हुआ, ये रिएक्शन क्यों हुआ, उसका तो कोई कंसेप्ट होगा। तो रिएक्शन का डेफिनेशन होता है कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करता है सबस्ट्रेट के अंदर और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, न्यू बॉन्ड बन रहा है, तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक क्यों कर रहा है, न्यू बॉन्ड बन क्यों रहा है? स्टेबिलिटी के लिए। तो स्टेबिलिटी के लिए, तो स्टेबिलिटी तब गेन करेगा जब पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो रिएक्शन शुड भी, बोलो आप समझ में आया कि नहीं? एक्सोथर्मिक यानी रिएक्शन क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। कभी गलती नहीं होगा। अब देखिए बता रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसका ऊपर जाएगा किसका नीचे, इसका कंसेप्ट बताते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या आया था? स्लो की फास्ट? स्लो आया था। तो जब स्लो आएगा तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? कम, ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही है। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। और जब रिएक्शन फास्ट होगा तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। अब ये ग्राफ ऐसा हो गया। यहाँ पर बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट 1 आया और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 आया, और यहाँ पर जो बना है वो इंटरमीडिएट स्टेट है।
कौन सा? ये इंटरमीडिएट बीच में हाँ सर। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था ना, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बना था? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जो था। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना क्या? कार्बोकेटायन। और जब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बोकेटायन बना तभी तो उसके अंदर रीअरेंजमेंट हुआ। अब कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, अब यहाँ रिएक्टेंट है तो यहाँ प्रोडक्ट लिखते हैं। अब यहाँ देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का एनर्जी देखो और ये प्रोडक्ट का एनर्जी देखो। रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है? कम है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, बताओ बराबर करने के लिए यहाँ क्या करोगे? एनर्जी को ऐड करोगे। बोलो हाँ या ना। तो डेल्टा एच निकालो, डेल्टा एच बराबर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बोलो प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है? कम है। रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। क्या वैल्यू आएगा? निगेटिव। जब निगेटिव आ गया रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक है। सर नेट रिएक्शन ना। हाँ जी, एक्सोथर्मिक। फिर से बता मैं, देखिए इस ग्राफ में क्या मालूम चल रहा है? रिएक्टेंट यहाँ है, प्रोडक्ट यहाँ है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है? कम है। दोनों को बैलेंस करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। तो दोनों को बराबर करिएगा तो एनर्जी यहाँ क्या करना होगा? ऐड करना होगा। यानी रिएक्शन लिखा गया तो ये ओल्ड कंसेप्ट के अनुसार डायरेक्ट पॉजिटिव दे करके एनर्जी लिखा जाता है, ये ओल्ड कंसेप्ट है। और आईपीएससी जब लिखता है तो डेल्टा एच के टर्म में लिखता है। डेल्टा एच को हम लोग कहते हैं इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। समझ गए? तो डेल्टा एच बराबर होता है एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ कम है और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है? ज़्यादा है। तो ये साइन क्या आ जाएगा? वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि डेल्टा एच निगेटिव, रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक। क्लियर? और ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है जो दिखाई दिया। तब ये ग्राफ जो है SN1 का है। तब यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि ये SN1 का ग्राफ है। बोलो समझ में आया? हाँ, चलिए देखिए नेक्स्ट। अब ये यहाँ पर इसको हटा दिया जाए। ये अब नेक्स्ट में SN2 का, SN2 या लिखो, शॉर्ट करके लिखा जाता है। तो SN2 रिएक्शन क्या हुआ? SN2 रिएक्शंस ओनली वन स्टेप में हुआ, एक ही होगा। तो यहाँ पर एकदम आसान है। SN1 हो SN2 हो, दोनों रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? तुम लोग महाने मूर्ख है। रिएक्शन पाथ, जब आप एशन रिएक्शन आप पढ़ रहे हो तो एक होगा एक्सोथर्मिक का, एक हो जाएगा एंडोथर्मिक। वाह, बहुत अच्छा पढ़ाई पढ़ते हैं। ये प्रोडक्ट देखो, ये ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ से यहाँ तक को ये कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हो ना? एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, वो भी एक्टिवेशन एनर्जी होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक का इसका एनर्जी क्या हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी। इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, तो ये क्या हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, यानी रिएक्शन स्लो। एक्टिवेशन एनर्जी कम, रिएक्शन फास्ट। फर्स्ट स्टेप स्लो, सेकंड स्टेप क्या है? फास्ट। वो ग्राफ आपको बता रहा है। और ये ग्राफ क्या कह रहा है? ओनली वन स्टेप में होता है। ये रिएक्शन ओनली वन स्टेप में हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो गया? रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, इसलिए एनर्जी जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर भी डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव। रिएक्शन शुड भी यहाँ भी क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक
ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। समझ में आ रहा है SN1 और SN2? आ रहा है। सर मुझे आ रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन जो आता है हम लोग का, अब ये अल्काइल हैलाइड में जो आता है वो बता रहे हैं, समझे? वो सब हम बता रहे हैं। हाँ क्वेश्चन देंगे। हाँ, क्वेश्चन देंगे। एंड में तो स्टेबिलिटी चेक करना है, कार्बन हाँ बता रहे हैं ना, एक हम बता रहे हैं, उसके बाद एक बनाइएगा आप लोग को। 4-5 क्वेश्चन करवा देंगे, बोर्ड और कंपटीशन दोनों में लड़ जाएगा। चलिए देखिए, अरे यहाँ इंटरेस्ट लेना भाई, तुम लोग इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्या पड़ता है बताओ? स्वाद इसी ठीक, स्वाद नहीं आने का कारण क्या है ना? ठीक बोला कि स्वाद नहीं आ रहा है। ऐसे कर दे स्वाद नहीं आ रहा सर जिंदगी का। अच्छा उसका जिंदगी से बहुत दुखी चल रहा है। अच्छा, ये बताओ, सर बहुत डर लग रहा है अंदर से, स्वाद चला गया सर। स्वाद इसीलिए चला गया पढ़ नहीं रहा इसलिए। कि तुम लोग जो क्लास करते हो बिटानिया 50-50, एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते हो, और जब ऐसा करिएगा तो पढ़ाई में कभी भी स्वाद नहीं आएगा। सर हम लोग नहीं हाँ, चलिए 33 चलो स्वाद ला, हाँ ये चलिए देखिए, यहाँ किसी चीज़ का, सुनो, किसी चीज़ का, अरे बात तो कर रहे हो, किसी चीज़ का स्वाद लाने के लिए खुद उसके लिए तैयार रहना होता है। जब तुम खाना खाने के लिए टेबल पर बैठा और तुम्हारे दिमाग में ये आ जाए कि कल मेरा एग्ज़ाम है, तो जितना भी अच्छा खाना रहे तुमका उसको स्वाद नहीं पता चलेगा, क्योंकि टेंशन क्या है, कल मेरा एग्ज़ाम है। जितना अच्छा भी खाना दे दिया जाए, लेकिन उस स्टूडेंट का स्वाद आएगा जो पहले से काफ़ी प्रिपेयर्ड है, काफ़ी तैयारी है, उसको कॉन्फिडेंस है कि कल जो भी आएगा एकदम फाड़ देंगे। सर मेरे को समझ गए? हर चीज करके रखते तब अब समझ में आया स्वाद क्यों नहीं आता है, ये कारण है। हाँ चलिए, अब ये क्वेश्चन अब यहाँ देखते हैं। अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा जाए, हाँ सर क्वेश्चन बोलिए। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, हाँ अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, दोनों एक साथ बताएंगे। दोनों एक साथ? हाँ हाँ समझाएंगे, नहीं तो एक एक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये भी ठीक है। SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम खुद बताएंगे, आप लोग ध्यान दीजिए, फिर दूसरा तीसरा क्वेश्चन से आप लोग बनाइएगा। CH3 पहला चैप्टर अल्काइल हैलाइड हम लोग को पढ़ना है, इसलिए एग्जाम्पल अल्काइल हैलाइड का दे रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, ये कोई कुछ बोला कि किससे रिएक्ट कर रहा है कि नहीं ऐसे? नहीं अभी नहीं, खाली SN1 SN2 लिख दिया है। हाँ हाँ कौन सा होगा वो इसमें बताना क्या होगा वो बताना है। देखो ना, ध्यान दो ना, थोड़ा स्वाद ला देते हैं। हाँ आप बोलेंगे तो हो गया खत्म। हो गया, बता आंसर। अब चलो, अब ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसको ऑर्डर वे में अरेंज करना है। तो SN1 निकालने के लिए क्या करना है, हम लोग ने SN1 का ऑर्डर के लिए हम लोगों ने पढ़ा, SN1 का ऑर्डर के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि SN1 जब हम लोग को खोजना रहेगा तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बोकैटायन पहले बनाएंगे। सिर्फ आप लोग को कार्बोकैटायन बनाना है, रीअरेंजमेंट नहीं करना है। यदि क्वेश्चन में SN1 और SN2 पूछा गया तो सिर्फ जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसी कार्बन पर पॉजिटिव दे देना है और देखना है कि कौन सा चारों में कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। अभी हम लोग मेजर प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, इसलिए वहाँ रीअरेंजमेंट करके नहीं देखना है, रीअरेंजमेंट नहीं करना है। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो आधा समझता होगा आधा नहीं भी,
तो ये पूरा समझने के लिए हमको बताने दे। यहाँ पर Cl माइनस को आपने निकाल दिया, तो ये CH3 प्लस हो गया। यहाँ से Cl माइनस को निकाल दिया, CH3 CH2 प्लस हो गया। यहाँ Cl माइनस को निकाल दिया, CH3 CH3 प्लस हो गया। अरे ध्यान से देखो ना, बात तो वही है ना। CH3 और CH3 ये प्लस। बताइए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बना? कार्बोकेटाइन बना। इस कार्बोकेटाइन में हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन 0, क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है। इसमें हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन 3, इसमें कितना 6 और इसमें कितना 9। 3 3 6 3 9। समझ में आया? तो बताइए सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल कौन? 4। तो यहाँ आंसर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा आंसर का? 4 3 2 1। बोलिए SN1 समझ में आया? आ गया। चलिए अब ये SN2 बताते हैं। कौन बोला उल्टा होगा? यहाँ पर उल्टा होगा, लेकिन हमेशा उल्टा नहीं याद रखेगी। इस क्वेश्चन में उल्टा होगा, ये सही है, बट उल्टा नहीं करना है। SN1 का हमेशा SN2 को उल्टा नहीं करना है। अब चलो फॉर SN2 बताओ, SN2 किस पर डिपेंड करता है? स्टेरिक हिंडेंस पर। स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा, SN2 कम। बताइए 3 डिग्री में स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। सबसे कम इसमें, सबसे ज़्यादा इसमें। ठीक है, तो ये SN2 होगा। ऑर्डर क्या? 1 2 3 4। समझ में आया? चलो इसको उतारो, फिर दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। हो गया? हाँ, दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन भाई अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 एंड SN2। अभी साथ साथ कर रहे हैं। SN1 का ऑर्डर बताइएगा और SN2 का। वो ऐसे नहीं। वो CH2 के ऊपर भी CH3 लगा है। हाँ हाँ, वो CH2 के ऊपर भी CH3 लगा हुआ है। 2 1 3 4। अरे मत बोलो, बाकी लोग को तो बनाने दो। पहले SN1 के लिए ना। हाँ, SN1 लिखो। पहले SN1। आप लोग सब सिग्नेचर करके जाना, ठीक है? रजिस्टर करके ध्यान रहता है। हाँ? जाने का टाइमिंग, ठीक है? देखना उसी को रहता है पर उसमें कितनी जोड़ रेट होगा।
बताइए जल्दी बताइए एसन 1 का। एसन 1 देखो, अब एशन 1 हम लिख रहे हैं, ध्यान देना। तुम लोग ऐसा करो, Cl को यहाँ पर से हटाओ तो प्लस दिया, तो बताओगे तो यहाँ से ये हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो इसमें हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन कितना होगा 9। इसमें कितना हो जाएगा 3 3 6 और 2 8 8, क्योंकि ये अल्फा है और ये अल्फा, ये अल्फा और ये बीटा है, बीटा को नहीं लेना है, हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन नहीं होता है। और इधर में क्या हो गया, ये अल्फा है और ये अल्फा है और ये अल्फा, तो हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन इसमें कितना आ जाएगा जब ये हटेगा, तो 3 2 5 2 7 7, और यहाँ कितना आ जाएगा 6। बताओ कौन मोर स्टेबल हो गया 1 2 3 4, ये आंसर आया क्या? इसको हम लोग उल्टा कह देंगे SN2? नहीं कहेंगे, नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेरिक इंडेक्स कहाँ हो जाएगा 4 में, उसके बाद 3 में, उसके बाद 2 में, उसके बाद 1 में। समझ में आया? तो क्या करोगे, सबसे ज़्यादा उल्टा ही हो गया ना, 4 3 देख लिए। यहाँ पर क्या हो गया, स्टेरिक इंडेक्स यहाँ भी उल्टा आया ना, स्टेरिक इंडेक्स देखे, जल्दी से करो इसको, कॉपी जल्दी करो। हाँ, तो स्टेरिक इंडेक्स बढ़ेगा तो वो तो कम होना चाहिए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, तो ये क्या होगा, तो ये SN2 देखो, नहीं ये लिखा हुआ, ये ऑर्डर क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ, क्रॉस कर दीजिए ना बस। ये SN2, तो SN2 सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा 1 2 3 4। देखा, सेम ऑर्डर आया, 1 2 3 4। अब सही हुआ है, आप लोग को बोले, आप लोग भी हाँ कर दिए। देखिए 1 में एस्टेरिक इंडेक्स सबसे कम है, उसके बाद इसमें एस्टेरिक इंडेक्स क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा एस्टेरिक इंडेक्स इसमें, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसमें सबसे कम, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें और उसके बाद इसमें, तो सबसे कम एस्टेरिक इंडेक्स इसमें, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा। यहाँ पर आपने क्या देखा, SN1 और SN2 का भी ऑर्डर क्या हो गया सेम, तो कभी ऐसा नहीं समझेंगे कि जो SN1 का ऑर्डर आया उसका उल्टा कर देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम चीज अरेंज करना। SN1 में भी तो स्टेरिक इंडेक्स ज्यादा होने से प्रोसेस में होगा ना, क्या हुआ, इसमें बताना है कि SN1 किस में ज़्यादा होगा, SN2 किस में ज़्यादा होगा। अच्छा ठीक है, SN1 और SN2 बताइए। सिर्फ SN1 बताना इसमें। क्या साइन यूज कर दे। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5
ये दो दो ऑप्शन करके इस तरह से दिया जाता है आपका बोर्ड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में SN1 किस में ज़्यादा होगा? 2 में ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू 1। बताइए SN2 1 में ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट टू 2। इसमें बताइए SN1 किस में ज़्यादा होगा? SN1 बताना है और SN2 क्वेश्चन नंबर 4 में। सर 1 में ज़्यादा होगा। सर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में SN2 बोलेगा, बता दीजिए तो। 1 में ज़्यादा होगा। इसमें अस्टेरिक हिंडन ज़्यादा होगा ना, अल्काइल ज़्यादा है। जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप लगा हुआ है अस्टेरिक हिंडन ज़्यादा हो जाएगा। नहीं इसमें नहीं होगा, उसमें होगा, इसमें नहीं होगा। ये तो नेगेटिव प्लस और फिर डायरेक्ट डबल कंजुगेशन का। सही बताया। यानी SN1 यहाँ समझो, देखो क्या है ये। देखो एक बात बता रहे हैं, एक टर्म यूज कर रहे हैं अल्फा आयन सैचुरेशन। एक टर्म यूज किया जा रहा है अल्फा आयन सैचुरेशन। ये क्या होता है समझ लो। अब ये इसको हम लोग डिस्कस करें, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर CH3 CH2 इस पर हो जाएगा प्लस। तो हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन इसमें कितना है? 3। हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन 3 है। यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये इसमें हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन 0 है। हाइपर कंजुगेशन भी नहीं हो रहा है और रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है, और sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अल्काइल ग्रुप क्या करेगा? यहाँ जो हाइड्रोजन है सर पिछला पीछे वाला कर दीजिए, एरो एरो एरो। ये नहीं वो ये वाला। हाँ तो अच्छा। गया कहाँ? कैसे गया? वो जो डब्बा ये वाला? इरेजर के पास वाला, ओ, उसके पास। लिंक कर देते हैं। ये वाला दब गया। कोई नहीं हाँ सर जाइए सर। अब देखिए वाह, अब ये SN2 पहला तो SN1 पहले समझिए। हाँ तो SN1 के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, इसलिए SN2 को यहाँ से अभी हटा दिया जाए। हाँ कंफ्यूजन तो SN1 में क्या हुआ? दोनों का स्टेबिलिटी पहले देखा जाए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पहले देखो। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। यहाँ पर न तो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है न रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा और पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी को और बढ़ा देगा। पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी को बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? और घटेगा। लेकिन ये हाइपर कंजुगेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी को कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर SN1 का जो ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा 2 का होगा विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 का ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये आंसर होगा SN1। पहले SN1 बता रहे हैं, उसके बाद SN2 बता रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट में, अब ये SN2, SN2 में 1 ज़्यादा होगा। अब ये SN2 का देखिए। SN2 के लिए क्या करिएगा? SN2 के लिए इसको आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि सर ऐसे किताब में ऐसे छोटा लिखा है। वो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अब ये SN2, अब इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब स्टेरिक हिंडेंस स्टेरिक क्राउडिंग देखना है। हाँ स्टेरिक क्राउडिंग। तो देखिए ना स्टेरिक हिंडेंस कैसे देखा जाता है। CH और Cl,
इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका भी sp2 ये इसका भी sp2 है। तो sp2 है, इसका sp2 का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर जो स्ट्रक्चर है इस तरह से ऐसे दिखा देते हैं। हाँ और यहाँ से इसको मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया और ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर। अब चलो हम लोग ये जान गए ट्राइगोनल प्लेनर में यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। तो आपको यहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो इतना एरिया मिल रहा है जाने के लिए यदि sp2 है। और इसमें जरा सा देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 टेट्राहेड्रल, ये भी sp3, लेकिन यहाँ पर ये दोनों का sp2 और sp2 है। बताओ sp2 वाला जो बॉन्ड एंगल बनाता है 120 एंगल 120 और sp3 वाला टेट्राहेड्रल 109 28 मिनट। तो एंगल किसका बड़ा है? ज़्यादा स्पेस और मिलेगा। ज़्यादा स्पेस कहाँ मिलेगा? sp2 में। तो SN2 ज़्यादा किसका होना चाहिए? 1 का ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट टू, यही ना, लिख के काट दो, गलत है। लिख को काट दो। काट दिया? नहीं, लिख के काटिए। गलत है। लिख के अरे लिख के काटने से होगा कि क्यों कटा बाद में पढ़िएगा तो समझ में आएगा, इसीलिए लिख के काटा जाता है। अब देखिए, अब आपको बता रहे हैं अल्फा अनसैचुरेशन। अल्फा अनसैचुरेशन देखिए क्या है अल्फा अनसैचुरेशन। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ Cl है। देखो तो कोई न्यूक्लियोफाइल आया अटैक करने के लिए, यहाँ पर जाएगा अटैक करने के लिए, जाएगा ना। हम लोग को लग रहा था sp2 है, आसानी से चला जाएगा, Cl को हटा देगा। अब हम बता रहे हैं दूसरा स्ट्रक्चर, CH2 और CH और Cl। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या होता है? अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होता है। लैटरल ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड बनता है, हाँ या ना। अब क्या किया, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करने के लिए गया तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पहले ही उसको क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। कर दिया कि नहीं? पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उसको रिपेल कर दिया। जब रिपल्सन एग्जर्ट किया तो इसका क्या मीनिंग हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल को जाने नहीं दे रहा है। नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। इसलिए न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक यहाँ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर बताओ कोई रिपल्सन होगा क्या? कोई रिपल्सन नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो गया SN2 का? SN2 का आंसर होगा 2 का ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये लिखिए। आ गया समझ में? हाँ सर, छोड़ के क्लास मत कीजिए, नहीं तो आप लोग के लिए जो भी टीचर आएगा ना खराबे बन जाएगा। जानते हैं एक आदमी को ना जाते जाते रास्ते में सोने का घड़ा मिला, तो जा रहा था उछलते, बोला ये क्या है, टकरा गया। टकराने के बाद ये देखा तो लगा तो सोने जैसा, वो कहा दत्त पीतल होगा, ये सोना कहाँ से होगा, इतना सोना रहता है। वो ठोकर मार करके आगे बढ़ गया। तो आपने क्या किया, सोना को भी रांगा समझ लिया। अब सोना का तलाश में कर रहे हैं, सोना कहाँ मिलेगा, तो कभी आकाश जा रहे हैं, कभी पाताल जा रहे हैं, तो कहीं कहीं सोना दिखाई दिया। सोना ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देगा, तो सोना दिखाई दिया तो कहा फिजिक्स में थोड़ा सा सोना है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा सोना है, मैथ में थोड़ा सा सोना है, थोड़ा थोड़ा मिला। तो थोड़ा थोड़ा जहाँ भी कहीं मिलता है उसको स्टूडेंट को जमा करना चाहिए। कहाँ पर मिल रहा है आपको समझना चाहिए, मटेरियल को दिमाग में रखना चाहिए।
और जो स्टूडेंट मटेरियल को रखेगा वही आगे चल करके कुछ करेगा, क्योंकि एक साल में उसी का होता है जिसको एकदम सोना मिल चुका है तीनों चीज़ का, तो वो एक बार में निकाल लेगा। और उस सोने में थोड़ा सा भी रांगा मिला हुआ है तो उसको 1 साल से 2 साल लगेगा, हो सकता है कि 3 साल भी लगेगा। याद रखिएगा सर का बात। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखा जाए कि क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसको हटाना पड़ेगा, हटा दें क्या? इरेज कर दीजिए। सर आठ पेज वहाँ पे जो slide थर्ड है, पेज ना क्वेश्चन 5 यहाँ है। हटा दीजिए सर, हो गया। सर वहाँ पे जो प्लस साइन है। अरे सर अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया सॉल्यूशन ऑफ ACH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और Cl, और क्वेश्चन नंबर 2 में CH3 CH2 और CH2Cl। ये आप लोग बना दीजिए तो ASN1 और ASN2 ये आप लोग बना सकते हैं, बना दीजिए। ज़्यादा हो फिर 2 पे होगा 1 में ज़्यादा, उसके बाद 2 SN1 2 में ज़्यादा 1 सर क्वेश्चन ASN1 सबसे ज़्यादा किस में होगा? 1 में। मतलब ASN1 में सबसे ज़्यादा होगा। कौन कौन बोल रहे हैं, हाथ उठाइए। आया समझ में? क्यों? रेजोनेंस हो। रेजोनेंस होगा, बिल्कुल सही आंसर, एकदम करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए, देखा जाए, ज़्यादा होगा, सही है। हाँ एकदम सही है, सही नहीं एकदम ही सही है, 100%। देखिए यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस, बताइए डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस हो गया। अब चलो यहाँ पर क्या होगा, इसको हटाएंगे तो ये इसको हटा दिया, नो कॉन्जुगेशन, कंजुगेशन नहीं है बट हाइपर कंजुगेशन है। तो कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेशन में बड़ा कौन है? रेजोनेंस। हाँ रेजोनेंस रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन में कितना हो गया? 2 हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन 2, बट रेजोनेंस डोमिनेंट है। जब डोमिनेंट है तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, सेकंड का स्टेबिलिटी कम। तो ASN1 सबसे ज़्यादा किसका? 1 का ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट टू 2। अब ये ASN2 देखेंगे, स्टेरिक इंडेक्स। अब तुम लोग इसमें बताओ कि ASN2 किस में ज़्यादा होना चाहिए? 1 में ज़्यादा, 2 में ज़्यादा। 2 में ज़्यादा। नहीं, 1 में। 1 में। सर 2 में ज़्यादा होगा, सर 2 में सर। ध्यान से देखो, 1 में या 2 में? 2 में सर, सोच ले लो भाई। 1 में ज़्यादा होगा। 1 में ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। 1 में ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा होगा। सही बात है। अब देखिए, दिखा रहे तो हैं उधर छट ये यहाँ पर तो बीटा अनसैचुरेशन आ गया ना। अब ये यहाँ पर ये बीटा पर है। अब यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH है और यहाँ पर क्या है? H और H है और Cl है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 और sp2। बताओ, अटैक करना है इस कार्बन का, तो यहाँ तो जगह तो इधर कम लेगा ना, ये स्पेस तो ज़्यादा खाली रहेगा ना इधर में। इसको भी तो देखना है, खाली हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर sp2 हो गया और यहाँ पर तो सब का सब क्या है? sp3 है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो अब क्या हो गया बताइए? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया तो ज़्यादा ना घेर लेगा। सर 1 वाला वापस नहीं है। हम 1 वाला इसलिए बोल रहे हैं बाबू कि 1 वाला में क्या है कि इस कार्बन के साथ जो कार्बन लगा हुआ है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इस कार्बन से लगा हुआ है जो sp2 है। और जब sp2 है तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा और 120 एंगल पर सारा एटम क्या करेगा? अरेंज रहेगा। तो 120 जो एंगल बना करके रहेगा तो वहाँ जगह जो रहेगा ज़्यादा रहेगा ना जाने के लिए। न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक कर रहा है? अरे इस कार्बन पर अटैक कर रहा है। हाँ सर, यहाँ पे फिर तो अल्फा अनसैचुरेशन तो यहाँ नहीं है, यहाँ बीटा अनसैचुरेशन है।
तो बीटा कार्बन से इसको तो जरूरत ही नहीं है,